हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर बढ़ते चलें, बढ़ते चलें और बढ़ते चलें। अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजर जाएं कि दुनिया जाने के बाद आपका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ मिले। आपकी मिसाल दी जाए इस समाज को। कुछ ऐसा करना है हमें जीवन में, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मौर्य काल की, और मौर्य काल आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है गुप्त काल। तो गुप्तों की हम लोग बात करेंगे। मैंने बताया कि किस प्रकार से मौर्यों के पतन के बाद में मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था शुंग वंश। और मौर्यों ने जिस राजनीतिक एकता की स्थापना की, विशेष रूप से मौर्य शासकों में दो ही शासक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन्होंने संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित करी थी। संपूर्ण भारत को एक छत्र साम्राज्य के नीचे अधीन इन्होंने ला दिया। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद में देखो, लगभग क्योंकि 185 ईसा पूर्व तक का शासनकाल है, किसका है? मौर्यों का है। और उसमें भी बात करें तो 232 ईसा पूर्व तक हमने बात करी थी अशोक की। अशोक के बाद में बहुत ज्यादा वहां पर भी राजनीतिक उठापटक रही, मौर्यों का पतन हो गया। अब उसके पीछे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने तर्क दिए हैं। कई लोगों ने कहा कि अशोक की जो धार्मिक सहिष्णुता थी, उस धार्मिक सहिष्णुता के कारण, अहिंसक नीति के कारण जो है मौर्यों का पतन हुआ। ऐसे बात कहते हैं प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी। कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि धार्मिक रूप से अशोक बहुत ज्यादा दान दक्षिणा इस प्रकार की चीजें की, तो मौर्यों का जो है अर्थव्यवस्था डगमगा गई। एक व्यक्ति हुए डीडी कोशाम्बी। कौन थे? डीडी कोशाम्बी। उन्होंने कहा कि आर्थिक नीतियां, अर्थव्यवस्था जो है समाप्त हो गई थी मौर्यों की, इसी कारण जो है अंततः पतन को उन्मुख हो गए। खैर, तो 232 के बाद में स्थितियां बदलती गई। उसके बाद यदि हम बात करें, अगला जो लगभग आप मान लो कि एक जो है 400 से 500 वर्ष का आगे का जो इतिहास था, 500-600 वर्ष का आगे का इतिहास, वो उस इतिहास में एक तरीके से हम बात करें तो उस राजनीतिक एकता को वापस प्राप्त कोई कर ही नहीं पाया। हालांकि मौर्यों के पतन के बाद में कुछ स्थितियां थी। कैसी स्थितियां थी? देखो ध्यान से सुनना। मौर्यों के पतन के बाद में कुछ स्थितियां बनी जरूर। कैसे? जैसे उत्तर भारत में एक नया राजवंश आया था, और उस उत्तर भारत का जो राजवंश था उसका नाम था कुषाण वंश। उत्तर में कौन आए? कुषाणों का साम्राज्य स्थापित हुआ। पश्चिम में यदि हम इधर बात करते हैं तो शुंग वंश आया। अच्छे राजवंश थे ये। फिर यदि हम बात करते हैं इधर पाटलिपुत्र, माफ करना बेटा, शुंग नहीं, शक, है ना। पश्चिम में शक शासक आए, है ना। शकों ने यहां पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित किया। इधर पूर्वी वाले ये जो भाग थे, इन पूर्वी भाग में शुंग वंश आया, शुंग वंश आया। और दक्षिणी भारत में सातवाहन वंश। ये प्रमुख ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में तो राजनीतिक स्थापना, एकता की स्थापना की, परंतु संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना करने में ये लोग असफल रहे। इनमें से कोई सा भी एक ऐसा राजवंश नहीं हुआ जिसने इसे संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया हो। कोई भी ऐसा राजवंश नहीं आया। आगे बात समझ। लेकिन ईसा की जो तीसरी शताब्दी, वस्तुतः तीसरी शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है। कई ग्रंथ जो है वो चौथी शताब्दी लिखते हैं इनका उदय का काल, गुप्तों का। लेकिन वस्तुतः यदि हम आगे अभी बात करेंगे, जैसे श्रीगुप्त की बात करेंगे,
हम घटोत्कच की बात करेंगे तो उनका शासनकाल का जो समय है वो लगभग 275 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो लगभग इन 400-500 सालों के दौरान यहाँ पर कोई भी ऐसा राजवंश नहीं आया जिसने राजवंश ने इस संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना कर दी हो। कुछ शक्तिशाली वंश जरूर आए, जैसे उत्तर भारत में कुषाण आया, इधर पश्चिमी भारत में शक आए, मौर्यों के जो है पतन के बाद में इधर शुंग आए, दक्षिण भारत में सातवाहन आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे राजवंश अपने आप में शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा राजवंश नहीं हुआ जो संपूर्ण भारत के ऊपर विजय प्राप्त कर ले और विजय प्राप्त करने के बाद भी संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दे या फिर यहाँ पर जो है एक छत्र साम्राज्य की स्थापना कर दे। ऐसा कोई भी राजवंश नहीं आया। लेकिन ईसा की 3री 4थी शताब्दी, अब मैं 2 शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कौन कौन से, एक तो तीसरा और दूसरा चौथी, है ना। 3री और 4थी शताब्दी में एक नया राजवंश आया और उस राजवंश का नाम मिलता है गुप्त वंश। कौन सा वंश बेटा? गुप्त वंश। तो इस राजवंश ने यहां पर शासन स्थापित किया और शासन स्थापित करने के बाद में इस संपूर्ण भारत को एक बार पुनः जो राजनीतिक अस्थिरता थी मौर्यों के पतन के बाद में, उस राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करते हुए इस संपूर्ण भारत को एक धरणीबंध, आगे हम बात करेंगे जब समुद्रगुप्त की तब ये शब्द और आएगा, धरणीबंध। तो संपूर्ण भारत को एक धरणीबंध के रूप में, है ना, या फिर राजनीतिक एकता की सत्ता की स्थापना करी कौन से राजवंश ने करी? गुप्त वंश ने। और न केवल संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना करी, बेटा जी ध्यान रखना कि कुछ ऐसे कर गुजर गए, कुछ ऐसा कार्य कर दिया इन गुप्तों ने कि इस संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है। कौन सा काल? गुप्त काल। तो पहला ही बेसिक सा आपका प्रश्न यही बनता है, बहुत बार पूछा जा चुका, ध्यान से सुनना। जैसे हम बात कर लेते हैं 2017 रीट एसएसटी का पेपर आया था और उस रीट एसएसटी में, क्योंकि मैं देखो एग्जाम्पल सभी एग्जाम्स के देता हूं कि कौन कौन से में कहां से ये प्रश्न पूछा हुआ, तो वो मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको अकॉर्डिंग थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। रीट एसएसटी 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न उसमें ये आया था बेटा जी कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? अब क्योंकि हमने तो सीधा स्वर्णिम युग पढ़ा है, तो फिर वहां बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, यार ये स्वर्णिम युग क्या होता है? अंग्रेजी में उन्होंने पढ़ा नहीं, तो जब भी आप एग्जाम देते हो ना, तब बाइलिंगुअल जो पेपर होता है उस बाइलिंगुअल पेपर को देखा करो। आरएस में ये प्रश्न पूछ लिया गया कई बार, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और अन्य कई भर्ती परीक्षाएं जो ये है ना, राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न इस तरीके का पूछा जा चुका है। तो याद रखना है कि कई बार क्या करता है एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ में खेलता है, कुछ ऐसे शब्द डाल देता है जो शायद आपने सुने नहीं हो। तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या करना होता है कि जो बाइलिंगुअल एग्जाम जो होते हैं, परीक्षाएं होती है, तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसका प्रश्न लिखा हुआ होता है। अब वहां पर क्योंकि स्वर्ण युग डाल दिया शब्द, इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो गए, स्वर्ण युग क्या होता है, हमने सुना ही नहीं, क्योंकि रट्टा मार लेते ना। इसलिए चीजों को रटने का प्रयास नहीं करना, एक तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझना है। भाई स्वर्णिम युग का मतलब वही होता है, स्वर्णिम युग, है ना। और उधर अंग्रेजी में लिखा हुआ था गोल्डन एरा, क्या लिखा हुआ था? गोल्डन एरा। लेकिन बच्चे उसको समझ ही नहीं पाए, कई लोग गलत करके आ गए। बाद में गलत करने के बाद में उनका बाद में दिमाग की खिड़कियां खुली, तो फिर दिमाग में एक ही चीज रहती है, क्या? ओले। आगे बात समझ। तो इन गुप्तों ने संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की, और न केवल राजनीतिक एकता की स्थापना करी, कला, संस्कृति और साहित्य और विज्ञान,
कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान में कुछ ऐसे आयाम स्थापित कर दिए इस काल के दौरान कि इस संपूर्ण काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, या गोल्डन एरा, या फिर हम शब्द ले लें स्वर्णिम युग। आगे बात समझ। तो पहला ही प्रश्न आपका बेसिक सा ये प्रश्न बन जाता है बेटा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। पहला ही ये आपका प्रश्न, वेरी फर्स्ट प्रश्न ये बनता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो कौन से काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ये बात हमारी क्लियर हो गई है। मैंने आपको कहा कि मौर्यों के पतन के बाद ये कुछ स्थानीय राजवंश आए। मौर्यों के पतन के बाद की स्थिति यही है। मौर्यों के पतन के बाद कुछ शक्तिशाली राजवंश, ठीक है, परंतु ये जो है राजनीतिक एकता की स्थापना नहीं कर पाए। ये केवल और केवल अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। आगे बात समझ में क्लियर है। ये अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का बड़ा प्रतापी शासक हुआ। उसने उत्तर भारत के कुछ अभियान भी किए, लेकिन इतिहासकारों ने उसको भुला दिया। एक महान शासक, एक महान राजा जिसे इतिहास में गौण कर दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। अब उसके पीछे दुर्भाग्य की बात यह है कि दक्षिण भारत का इतिहास की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इतिहास को शायद इतिहासकार लिखना भूल गए, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें ज्यादा जानकारियां मिलती नहीं है। तो ये बात विशेष याद रखना। तो इस स्थिति में गुप्त वंश एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभर करके आया। अब बात क्या है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। प्रश्न ये बनता कि गुप्त है कौन भाई, अचानक कहां से टपक गए। तो यदि हम बात करते हैं तो इतिहासकार कुछ ऐसी बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं कि ये जो गुप्त थे, ये गुप्त कुषाणों के सामंत हुआ करता थे। गुप्त जो थे, ये भी सीधा सा वन लाइनर प्रश्न है। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। सामंत का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। ये उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, इस उत्तर भारत में अभी अभी हमने बात की कि कौन से वंश का स्थापना थी, कौन से वंश का शासन था, कुषाण वंश, ठीक है। अब ये कुषाण जो वंश थे, इन कुषाण वंश के जो ये सीमांत जो क्षेत्र थे, ध्यान से सुनना बेटा, कुषाण के जो सीमांत जो क्षेत्र थे, उसके जो जितना भी साम्राज्य जो लग रहा था, इस सामंत जो है सीमांत क्षेत्रों के जो प्रशासक थे, सीमांत क्षेत्रों के जो प्रशासक थे, वही प्रशासक क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। तो पहला दिमाग में ये भी याद रखना, क्या याद रखना कि सामंत क्या होता है? तो याद रखना कि सीमांत क्षेत्रों के जो प्रशासक होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सामंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामंत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ बातें मैं लिख रहा हूं कि मौर्यों के पतन के बाद, मौर्यों के पतन के बाद राजनैतिक एकता समाप्त हो गई। ठीक है। हालांकि कुछ राजवंश ऐसे आए, इन राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्र में ही ये क्या रहे,
फिक्स रहे, बार इनका ज्यादा विस्तार हुआ नहीं और विस्तार नहीं हुआ, उस स्थिति में ये भारत में राजनीतिक एकता की सत्ता की स्थापना नहीं कर पाए। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो उसके बाद में ईसा की तीसरी चौथी शताब्दी में, ईसा की तीसरी चौथी शताब्दी में एक शक्तिशाली राजवंश, एक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ। जिन्होंने भारत में एक बार पुनः राजनीतिक एकता की स्थापना की, राजनीतिक एकता की स्थापना की। और वो कौन थे? वो कोई और नहीं, कौन थे बेटा जी? गुप्त थे। कौन? गुप्त। और फिर ये प्रश्न आपका आता कि गुप्त है कौन? गुप्त है कौन? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि गुप्त थे कौन भाई। हमने कहा कि उन्होंने राजनीतिक सत्ता की एकता की स्थापना कर दी, लेकिन ये गुप्त आए कहां से, है कौन? तो अभी अभी मैंने कहा कि गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ये विशेष आपकी बात बन जाती है, इसका ध्यान रखना। संपूर्ण यदि गुप्त काल की हम बात करते हैं तो बेटा 300 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो समय है वो संपूर्ण गुप्त काल का समय माना जाता है। तो ये जितना भी समय है 300 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो समय है, ये सारा का सारा जो काल है वो कौन से काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। बेसिक हमने बात कर ली है कि गुप्त कौन है। तो गुप्त कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। सामंत का मतलब क्या है? सामंत क्या चीज बेटा जी? सामंत क्या चीज होती है? तो सीमांत क्षेत्रों के जो प्रशासक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सामंत कहा जाता है। सीमांत क्षेत्रों के प्रशासक, सीमांत क्षेत्रों के जो प्रशासक होते हैं यही आपके क्या कहलाते हैं बेटा जी? याद रखना, यही आपके सामंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामंत कहलाते हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बात समझ में। अब यदि हम बात करते हैं गुप्तों के संस्थापक की, तो गुप्तों के संस्थापक के रूप में आपका नाम मिलता है माफ कीजिएगा, श्रीगुप्त का। किसका? श्रीगुप्त का। ठीक है। और इसी श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। गुप्तों का इसको क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। गुप्त वंशावली की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो गुप्त वंशावली में संपूर्ण गुप्त वंशावली में कौन कौन से शासक बने उनका केवल मैं एक बार नाम बता रहा हूं आप लोगों को, फिर मैं लिखाने वाला हूं। तो मैंने जैसा कि कहा कि श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति हुआ और इसी श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने भारत पर एक नए साम्राज्य की नींव डाली है जिसका नाम क्या है? गुप्त। जिसका नाम क्या है? गुप्त। तो श्रीगुप्त, जिसे गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा जाता है या संस्थापक कहा जाता है, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच।
ये प्रारंभिक दो शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, जिनका ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए ये। हालांकि जो है श्रीगुप्त ने थोड़ा सा कुछ चीजें स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में शासक बना घटोत्कच। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि घटोत्कच का पुत्र हुआ। किसका पुत्र हुआ? घटोत्कच का पुत्र हुआ। और इसी घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने कुछ चीजें अलग की। क्या चीजें अलग की? एक तो पहली बार ऐसा हुआ कि यहां पर साम्राज्य विस्तार हुआ, गुप्तों का साम्राज्य विस्तार हुआ। इसने लिच्छवी राजकुमारी के साथ में विवाह किया, और इसी लिच्छवी राजकुमारी के साथ में जब उसने विवाह किया तो विवाह करने के उपरांत उसे जो है पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र था वो कुछ दहेज में उसको मिला था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया एक बार पुनः। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि जब इसने अपना राज्याभिषेक करवाया तो राज्याभिषेक करवाने के समय 9 मार्च 319 ईस्वी को इसने एक नए संवत की स्थापना की, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। कुछ छोटे मोटे सैन्य अभियान किए, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारियां मिलती नहीं है। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करने के बाद में उसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के प्रचलित करवाए, जो कि सोने के सिक्के थे। किसके सिक्के थे? सोने के सिक्के थे। कुमार देवी प्रकार के सिक्के, ये इसकी इस घटना से हमें वाकिफ करवाते हैं कि जो है इस चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। अब क्योंकि सोने के सिक्के चलाए, तो यहां से पहला प्रश्न यह भी बन सकता है बेटा जी, ध्यान रखना कि गुप्त वंशावली में पहला कौन सा ऐसा शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए? दो प्रश्न बनते, एक तो सोने के सिक्के को लेकर बनता है, एक चांदी के सिक्के। अब छोटा सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अगली क्लासों में। तो याद रखना कि चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय तो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और सोने का सिक्के चलाने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अपना वास्तविक रूप से इसने थोड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया, एक तरीके से पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में आ गया है। तो इसलिए गुप्तों का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है, वो वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। दूसरी यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त के बाद में जो शासक बना वो उसका पुत्र था, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। इस संपूर्ण गुप्त वंशावली में सबसे महानतम जो शासक माना जाता है वो कौन माना जाता है? समुद्रगुप्त माना जाता है। और उसके बारे में जो सारा विवरण हमें मिलता है वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। इस समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत, संपूर्ण उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों तरफ अपने साम्राज्य की पताका फहरा दी। सबसे महानतम शासक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन काल में लगभग जो है उसने 100 युद्ध लड़े। प्रयाग प्रशस्ति में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। और इसीलिए समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने, किसने? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का इसको क्या कह दिया गया? नेपोलियन कह दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। मेरी सास के 5 पुत्र नहीं, 2 पुत्र। किसके? समुद्रगुप्त के। कौन कौन से बेटा? एक तो रामगुप्त, एक कौन? रामगुप्त, और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। रामगुप्त थोड़ा सा कमजोर शासक था। शकों का इस समय आक्रमण होगा, अपनी पत्नी को शकों को सौंप देगा। आगे हम बात करेंगे बहुत विस्तारित रूप में। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद में जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। संपूर्ण गुप्त वंशावली में ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। उससे पूर्व कौन कौन सी उपाधियां? तो यदि हम बात करें श्रीगुप्त और घटोत्कच की, तो उन्होंने महाराज की उपाधि धारण करी। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी और सोने के सिक्के चलाए। अब सोने के सिक्के चलाने के पीछे कारण क्या? क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे पहले, प्राचीन भारत में, देखो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपका,
कि प्राचीन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो कुषाणों को जाता है। विम कन्फुशियस, विम कन्फुशियस, इस विम कन्फुशियस ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। और क्योंकि गुप्त कुषाणों के सामंत थे, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नकल तो वो करनी थी ना उनको, तो इसलिए नकल के आधार पर चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है क्या चलाया था? सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया हमारे भारत में। भारतीय राजवंश एकमात्र इसका सबसे पहले इसी का उल्लेख मिलता है एक तरीके से इतिहास में। ठीक है, तो उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त, रामगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। समुद्रगुप्त की बहुत सारी उपाधियां थी, उनकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बात समझिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो शासक बना वो उसका पुत्र, जिसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। क्या नाम था? कुमारगुप्त प्रथम। बहुत महत्वपूर्ण है कुमारगुप्त प्रथम के समय। हम नालंदा विश्वविद्यालय की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसकी हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। समुद्रगुप्त के बाद में देखो, याद रखना, रामगुप्त, रामगुप्त के बाद में क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद में कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त के बाद में जो उसका शासक बना वो शासक बना था स्कंदगुप्त। कौन बना था बेटा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था एक तरीके से गुप्त वंशावली का अंतिम महान शासक माना जाता है। अंतिम महान शासक माना जाता है कौन? स्कंदगुप्त। इसी के समय हूणों का आक्रमण हुआ, विशेष रूप से हूण, नेता तोरमान, मिहिरकुल, उनकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और हूणों को मलयच भी कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सुदर्शन झील की एक बार फिर पुनः यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग स्कंदगुप्त के समय। सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट, अभी यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया बेटा जी। अभी जो पेपर हुआ है आपका 2020 यूजीसी नेट वाला, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि गुप्त काल में सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट किसके समय में थी? तो स्कंदगुप्त के समय में थी। उसके पीछे कारण हूण आक्रमण, मलेच, मध्य एशिया की खानाबदोश जाति, मजबूरीवश स्कंदगुप्त को अपने सिक्कों में मिलावट करनी पड़ी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो स्कंदगुप्त के बाद में शासक का उल्लेख मिलता है पुष्यगुप्त। अब स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक है उनके बारे में ज्यादा विशेष जानकारियां मिलती नहीं है। थोड़ी सी हमें जानकारी मिलती है, एक तो नरसिंहगुप्त बलादित्य के बारे में, और थोड़ी सी जानकारी मिलती है हमें वस्तुतः भानुगुप्त के बारे में, लेकिन उनकी बाद में बात करेंगे। स्कंदगुप्त के बाद में पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के बाद में कुमारगुप्त द्वितीय शासक बना, उसके बाद में बुद्धगुप्त बना, उसके बाद में नरसिंहगुप्त जिसे बलादित्य के नाम से जाना जाता है, फिर भानुगुप्त बना, फिर वेन्युगुप्त बना, फिर कुमारगुप्त तृतीय बना, और अंतिम जो शासक माना जाता है वो अंतिम शासक माना जाता है विष्णुगुप्त। कौन माना जाता है? विष्णुगुप्त। तो ये हमने संपूर्ण एक तरीके से वंशावली की बात कर ली। गुप्त वंशावली में कौन कौन से शासक बने उनके बारे में हमने ये एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है। यही सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। विशेष रूप से हम बात करेंगे स्कंदगुप्त तक की, क्योंकि ज्यादा विवरण स्कंदगुप्त तक के हमें मिलते हैं। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी हम बातें करेंगे नरसिंहगुप्त बलादित्य के बारे में, थोड़ी सी कुछ 2-4 बातें बताऊंगा मैं आपको, और फिर हम बात करेंगे भानुगुप्त। और भानुगुप्त वही शासक है जिसके काल में भारतीय इतिहास में पहली बार से एक बार जो है एक बात करें तो पहली बार सती होने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि भानुगुप्त का एक सैनिक हुआ करता था, सेनापति था, जिसका नाम था गोपराज, और इसी गोपराज की पत्नी ने सतीत्व का वर्ण किया था। और ये सारी के सारे उल्लेख हमें मिलता है। भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है एरण अभिलेख। क्या है? एरण अभिलेख। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें, तो ये हम गुप्त वंशावली में इन शासकों की बात करेंगे, और उसके बाद में गुप्तकालीन साहित्य और कला संस्कृति की बात करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखना कि ज्यादा जो प्रश्न आपके आ जाते हैं वो गुप्तकालीन कला संस्कृति साहित्य से प्रश्न आपका अवश्य आता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, चाहे सेकंड ग्रेड की बात करूं, चाहे मैं आरएस की बात करूं, चाहे रीट की बात करूं, राजस्थान का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जहां से गुप्त काल से आपके प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। गुप्त वंशावली। गुप्त
शासकों का क्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 श्रीगुप्त। याद रखिएगा, इसे संस्थापक माना जाता है और इसी को गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता है। ये सीधे से बेसिक से प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे घटोत्कच। घटोत्कच के बाद नंबर 3 पे आपका आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा बेटा जी कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद में शासक बना समुद्रगुप्त। महानतम शासक है ये, गुप्त वंश का महानतम शासक बना ये। उसके बाद यदि हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद में नंबर 5 पे तो रामगुप्त। कौन? रामगुप्त। हालांकि रामगुप्त के बारे में और भी मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि एकमात्र ऐसा शासक है रामगुप्त जिसके बारे में गुप्त वंशावली जो थी उस गुप्त वंशावली में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख करने का प्रयास किया है। ये ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम, जिसका रचना की गई थी विशाखदत्त के द्वारा। उस देवी चंद्रगुप्तम में इसका उल्लेख मिलता है, हर्षचरितम में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और एक व्यक्ति हुए 1921-22 के दौरान राखालदास बनर्जी, जिन्होंने वस्तुतः मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उन्होंने भी इसकी प्रामाणिकता को साबित करने का प्रयास किया 1924 में, ठीक है। तो ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसी को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। इसी को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। उसके बाद नंबर 7 पे कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद स्कंदगुप्त। नंबर 2 पे आपका आ जाता है पुष्यगुप्त। नंबर 10 पे आ जाता है आपका कुमारगुप्त द्वितीय। फिर आपका आएगा बुद्धगुप्त। नंबर 12 पे बुद्धगुप्त के बाद में आपका शासक आएगा नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त, और इसी नरसिंहगुप्त को बलादित्य भी कहा जाता था, बलादित्य। और फिर यदि हम बात करें नरसिंहगुप्त के बाद में 13वें नंबर पे तो आपका आएगा भानुगुप्त। कौन आएगा? भानुगुप्त। भानुगुप्त के बाद नंबर 14 पे आपका आएगा वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त।
वैन्य गुप्त के बाद आपका नंबर 15 पे आ जाता है, देखिएगा याद रखिएगा कि कुमार गुप्त तृतीय, कुमार गुप्त तृतीय, और अंतिम शासक के रूप में 16वें नंबर पे उल्लेख मिलता है आपका विष्णुगुप्त का। किसका उल्लेख मिलता है? विष्णुगुप्त। ये आपका अंतिम शासक था। अंतिम शासक है ये। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हमने कुल 16 शासकों के नाम लिख लिए। देखो, श्रीगुप्त संस्थापक माना जाता है, गूढ़ पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष या गूढ़ पुरुष, इसमें शब्द याद और रख सकते हैं, गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष। ठीक है, आदि पुरुष या गूढ़ पुरुष, ये सामान्य सा आपका प्रश्न बनता है। उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पुष्यगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बलादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। ये जो है आपके अंतिम शासक हुआ कौन से काल, कौन से वंश का? गुप्त वंश का। अब आपको याद नहीं करना, आप मैंने तो क्या नाम लिख दिए। अब कई लोग डिप्रेशन में आ रहे होंगे, गुरुजी इतने नाम को याद होंगे क्या? नहीं करना याद। ठीक है, पहले का याद रखना, लास्ट का याद रखना, बीच में किस किस के याद रखने। ये वाली जो लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक? कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त तक। ठीक है ना, यहाँ तक 8 ये आपको शासक एक तरीके से याद करने हैं। ठीक है, फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट बनेंगे वो कौन से बनेंगे? 12 और 13। ठीक है, कौन कौन से बेटा? 12 और 13। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। मैं याद करवाने का काम मेरा है, मेरे ऊपर छोड़ो, आप तो चिंता मत करो, आराम से मस्ती से पढ़ते जाओ बस। ठीक है, जितना जिस रूप में पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, थोड़ी सी हम बात कर लें कि एक तो हमने बात कर ली कि गुप्त कौन थे। मैंने आपको कहा कि कुषाणों के सामंत माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा सामंत का शाब्दिक मैंने अर्थ बता दिया। फिर हमने गुप्तों के शासक कौन कौन से थे, उन शासकों के क्रम की भी हमने बात कर ली। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, गुप्तों की उत्पत्ति कहां से हुई है? गुप्तों की उत्पत्ति। अब देखिएगा साहब, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, जिसे हम बात करेंगे प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी एक बात बोलते हैं साहब, क्या बात बोलते हैं? और उनके साथ में एक व्यक्ति और आए, राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम गोयल। कौन? श्री राम गोयल। तो प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी और श्रीराम गोयल एक बात बोलते हैं कि ये जो गुप्त थे वो वस्तुतः ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। सबसे ज्यादा जो मत, प्रामाणिक मत माना जाता है, वो माना जाता है हेमचंद्र राय चौधरी और श्रीराम गोयल का, जिन्होंने कहा कि ये जो गुप्त थे ये ब्राह्मण थे। वहीं आगे यदि हम बात करते हैं तो रमेश चंद्र मजूमदार और ओझाजी, इन ओझाजी ने, अब देखो इन दोनों लोगों का ध्यान रखना विशेष रूप से। एक तो किसका? रमेश चंद्र मजूमदार और ओझाजी। ये किसी भी, कोई भी यदि वर्ण आ जाता है, चाहे कोई भी राजवंश आ जाता है, तो इसके लिए वो एक ही शब्द फिक्स रखते हैं। वो हर वर्ण को ये बताने का और साबित करने का प्रयास करते हैं कि ये क्षत्रिय थे। क्या थे? ये क्षत्रिय थे। तो प्रोफेसर राय चौधरी और श्रीराम गोयल ने कहा कि गुप्त जो थे वो वस्तुतः ब्राह्मण थे। वहीं पर रमेश चंद्र मजूमदार और ओझाजी ने कहा कि ये क्षत्रिय वर्ण के थे। एक व्यक्ति वे जिनका नाम था केपी जायसवाल। केपी जायसवाल, इन केपी जायसवाल साहब ने कहा कि ये जो गुप्त थे ये वस्तुतः शूद्र थे। और महान इतिहासकार रोमिला थापर, और रोमिला थापर ने कहा कि ये जो गुप्त थे ये क्या थे? वैश्य वर्ण के थे। कौन से वर्ण के थे? वैश्य वर्ण थे। वहीं यदि हम बात करें गुप्तकालीन साहित्य की, तो गुप्तकालीन साहित्य में एक हम बात करेंगे चंद्रगोमिन के व्याकरण की। किसकी बात करेंगे? चंद्रगोमिन के व्याकरण की। और चंद्रगोमिन के व्याकरण में गुप्तों को जट या जाट कहा गया है। चंद्रगोमिन का व्याकरण ये कहता है कि साहब जो गुप्त थे वो गुप्त जट
थे, जट या जाट शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आगे अभी जब हमने बात करी यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की, इस चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। नागवंश की एक राजकुमारी जिसका नाम था कुबेर नागा, इस कुबेर नागा से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने और उसी से एक उसको पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। क्या नाम था बेटा? प्रभावती गुप्त। इस प्रभावती गुप्त का एक पूना ताम्रपत्र हमें मिलता है, ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है ना। और इस पूना ताम्रपत्र अभिलेख में वो वस्तुतः अपनी धरण गोत्र का उल्लेख करता है। कौन सी गोत्र का उल्लेख करती है? धरण गोत्र का उल्लेख करती है। और यहीं पर, क्योंकि अब यदि आगे हम बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि शकों ने जब आक्रमण किया था और शकों का जब आक्रमण हुआ तो इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश, महाराष्ट्र का वंश था जिसका नाम था वाकाटक वंश। कौन सा? वाकाटक वंश। इस वाकाटक ये यहाँ पर है ना, वाकाटक होते थे। यहाँ पर कौन से वंश था? वाकाटक। लिख देता हूं अभी यहीं पर, वाकाटक। कौन सा वंश है? वाकाटक वंश। इसी वाकाटक वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। क्या नाम था? रुद्रसेन द्वितीय। इस रुद्रसेन द्वितीय के साथ में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का वो क्या करता है? विवाह करता है। प्रभावती गुप्ता का क्या करता है? वो विवाह करता है। और इसी वाकाटक गठन की वजह से वो यहाँ पश्चिमी भारत में, देखो कौन सा राजवंश है बेटा, देखो ध्यान देना, पश्चिमी भारत में शकों को वो, शकों का क्या कर देता है? उन्मूलन कर देता है। इसीलिए इस चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है। सकारी का मतलब होता है शकों को खा जाने वाला, शकों को खा जाने वाला। वाकाटकों के साथ में उन्होंने क्या किया था? गठबंधन स्थापित किया था। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था बेटा? याद रखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय। क्या नाम था? रुद्रसेन द्वितीय। अब यदि रुद्रसेन द्वितीय की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो रुद्रसेन द्वितीय जो था वो विष्णु वृद्धीय गोत्र का ब्राह्मण व्यक्ति हुआ करता था। तो यहां पर जो प्रभावती गुप्ता ने जो गोत्र का प्रयोग किया, धरण गोत्र, ये वस्तु तो ऐसा कहा जाता है कि इसका मतलब, क्योंकि पति की तो गोत्र जो थी वो विष्णुवर्धीय गोत्र के ब्राह्मण थे, तो यहां पर जब उसने धरण गोत्र का उल्लेख किया तो इतिहासकारों ने इस प्रकार से इसका समीकरण बिठाने का प्रयास किया है कि ये जो धरण गोत्र है ये वस्तुतः उसके पिता मतलब कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय की गोत्र रही होगी। आगे बात समझ में क्लियर है। और ये धरण गोत्र जो थी ये वस्तुतः जो है ब्राह्मण वर्ण से संबंधित था। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रोफेसर रायचौधरी और श्री राम गोयल का जो मत है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। उसके पीछे एक और आ गया, पुनः ताम्रपत्र। वहीं यदि हम बात करें, मैंने आपको कहा कि केपी जायसवाल जो थे, इन केपी जायसवालों ने इनको शूद्र बताना का प्रयास किया। उसके लिए एक जो है व्यक्ति हुए, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था वज्जिका। और इस वज्जिका के ग्रंथ का नाम था कौमुदी महोत्सव। इस कौमुदी महोत्सव का उन्होंने सहारा लिया क्योंकि उस कौमुदी महोत्सव में कुछ उद्धरण, कुछ चीजें इस प्रकार की मिलती हैं जिससे ये हमें साबित करने में थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कि जो गुप्त थे वो वस्तुतः क्या थे? शूद्र थे। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा अनंत सदाशिव उल्टेकर, एलन, एस.के. अयंगर, रोमिला थापर, ये कुछ इतिहासकार हुए जिन्होंने वैसे बात करने की बात कही। क्योंकि विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उस विष्णु पुराण के श्लोक के अनुसार वहां पर एक उल्लेख मिलता है कि गुप्त अपने नाम के पीछे वैश्य लोग इस प्रकार का नाम लिखते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इनको वैश्य बताने का प्रयास किया था। चलिए, मैं एक तरफ विद्वान लिख रहा हूं और एक तरफ मैं यहां पर सामने उनका मत लिख रहा हूं। देखिएगा, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी,
पूरा नाम क्या है? हेमचंद्र राय चौधरी। ये वही हेमचंद्र राय चौधरी हैं जो मौर्यों का पतन उनकी अशोक की अहिंसक नीति के कारण बताते हैं। एंड श्री राम गोयल। है ब्राह्मण बताने का प्रयास किया। क्या बताया है? ब्राह्मण। रमेश चंद्र मजूमदार, नंबर 3 पे हम बात कर लेंगे रमेश चंद्र मजूमदार। एंड ओझा। इन्होंने इन्हें क्षत्रिय बताया है। क्या बताया बेटा जी? याद रखिएगा कि क्षत्रिय बताया है। केपी जायसवाल, और केपी जायसवाल ने इन्हें क्या बताया है? शूद्र बताया है। वहीं रोमिला थापर जो है, रोमिला थापर और रोमिला थापर ने इनको वैश्य बताने का प्रयास किया है। एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा। क्या बात याद रखेंगे आप लोग? कि चंद्र गोमिन के व्याकरण में, चंद्र गोमिन के व्याकरण में गुप्तों को जट अर्थात गुप्तों को जट अर्थात जाट कहा गया है। बात यदि हम करते हैं तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात बन जाती है आपकी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। याद रखिएगा बेटा जी कि ये प्रभावती गुप्त जो थी ये वस्तुतः नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा की पुत्री हुआ करती थी। और कुबेर नागा से विवाह किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? आ गई बात समझ में? तो प्रभावती गुप्त ने अपने पूना ताम्रपत्र में धरण गोत्र का उल्लेख किया। धरण
गोत्र का उल्लेख किया है। कौन सी गोत्र का उल्लेख किया है? धरण गोत्र का उल्लेख किया। बेटा अब यहां से विशेष बात बन जाती है। क्या बात बन जाती है कि इस प्रभावती गुप्ता के जो पति देव थे उनका नाम था, वाकाटक वंश के शासक थे जिनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। और ये रुद्रसेन द्वितीय जो थे वो विष्णुवर्धीय गोत्र के ब्राह्मण हुआ करते थे। इससे इतिहासकारों ने इस प्रकार का अंदाजा लगाया कि वस्तुतः ये जो धरण गोत्र ली गई है वो किसकी थी? उसके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की गोत्र हुआ करती थी। तो नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, नोट। कि प्रभावती गुप्ता का विवाह, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक, वाकाटक वंश महाराष्ट्र में, ठीक है, वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किया गया। रुद्रसेन सेकेंड के साथ किया गया। जो कि विष्णुवर्धीय गोत्र के ब्राह्मण थे। विष्णुवर्धीय गोत्र के ब्राह्मण थे। अतः यह धरण गोत्र उसके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की रही होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इससे ये साबित हो जाता है कि साहब ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण थे इसीलिए तो ब्राह्मण के साथ में अपनी पुत्री का ब्याह किया। ठीक है, इसीलिए ये प्रामाणिक हो जाता है। क्या प्रामाणिक हो जाता है? कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक मत, सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है कौन सा? ब्राह्मण वाला सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या चीजें थी। हमने गुप्त शासक के क्रम भी मैंने आपको बता दिया। गुप्त कौन थे? वस्तुतः मैंने आपको कहा कि कुषाणों के सामंत थे। अब हम शासकों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, फिर मैं आपको चीजें लिखता हूँ। श्रीगुप्त का शासनकाल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 275 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो समय है वो श्रीगुप्त का शासनकाल माना जाता है। याद रखना कि इस श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष या गूढ़ पुरुष कहा जाता है। और इसी श्रीगुप्त ने लगभग 300 ईस्वी में जो है गुप्त वंश की स्थापना की, ऐसा उल्लेख मिलता है। प्रथम ऐसा शासक, गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक जिसने
महाराज की उपाधि धारण की। अब देखो यहाँ पर जब इनकी उपाधियों के बारे में हम बात करते हैं तो गुप्त जो थे इन्होंने थोड़ा सा कुषाणों के सामंत अवश्य थे, लेकिन कुषाणों के विपरीत जो है उपाधियां धारण इन्होंने करना प्रारंभ किया। कुछ तो अलग करें ना भाई, सिक्के भी नकल पे चलाएंगे तो उपाधियां तो कुछ एटलीस्ट अलग ले। महाराज, महाराजाधिराज, राजाधिराज, है ना, विक्रमादित्य, ठीक है, परम भट्टारक, परम भागवत, ठीक है, और विशेष बहुत बड़ी बड़ी जो है उपाधियां ये लोग क्या करते थे, धारण करते थे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो एक तो ये उपाधियां बड़ी बड़ी धारण करते थे। एक चीनी यात्री आया और चीनी यात्री जिसका उल्लेख मिलता है इत्सिंग के रूप में, तो इस चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। शब्द क्या प्रयोग किया? चेली केतु। और ये ऐसा कहता है कि श्रीगुप्त ने श्रीपतन मृगदाय मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि चीनी भिक्षुओं के लिए मृग शिखा वन के पास में ये मंदिर माना जाता है। घटोत्कच के बाद की वर्णन करते हैं तो घटोत्कच का जो शासन काल का समय माना जाता है वो 300 से लेकर के 319 ईस्वी तक, लेकिन इसके बारे में कोई भी ज्यादा विवरण मिलता ही नहीं है। केवल एक ये उल्लेख मिलता है कि इसने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, तो देखिएगा श्रीगुप्त, इसे गुप्तों का आदि पुरुष या गूढ़ पुरुष कहा जाता है। ठीक है, शासनकाल का समय मैं इसका लिख देता हूं बेटा जी, 275 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक, ऐसा कहा जाता कि लगभग 300 ईस्वी में इसने गुप्त वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की। चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त को चेली केतु कहा है। श्रीगुप्त को श्रीगुप्त ने श्रीपतन मृगदाय मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण चीनी भिक्षुओं के लिए करवाया। चीनी भिक्षुओं हेतु करवाया। ठीक है, और लास्ट बात,
घटोत्कच, घटोत्कच का शासनकाल का समय 300 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक। ठीक है। और बेटा जी याद रखिएगा एक बात, अंतिम बात, कि इसने भी महाराज की उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है। घटोत्कच के बारे में कोई ज्यादा विशेष विवरण मिलता ही नहीं, केवल इतना ही उल्लेख मिलता है कि इसने महाराज की उपाधि धारण की। तो ये बात हो गई है। अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, फिर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। थोड़ा सा लंबा है चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।